आज के इस शानदार जानदार धुआंधार कवि सम्मेलन में निदा फाजली की दो पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि घर से अगर दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जिन्होंने अपनी कविताओं से पूरी दुनिया में बहुत सलीके से मुस्कान बांटने का काम किया है, ऐसे भाई अनिल अग्रवंशी जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली से लंबी यात्रा करके वो हमारे बीच में आए हैं, उनकी इस यात्रा को और अधिक सुगध बना दें और अधिक सुंदर बना दें। जोरदार तालियां बजाकर उन्हें बुला दें। भाई अनिल। भाई मनोज के आमंत्रण पर आया हूं और मनोज भाई एक जिंदा दिल उन्मुक्त इंसान है। वीर रस लिखते हैं ये, पर कई बार इतने जोश में आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों वीर रस लिखा इन्होंने, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। भाभी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। तो ये कभी जोश में आ जाता बंदा, कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, देश के अंदर ऐसी स्थिति है, हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने इस देश के लिए बहुत किया। ये ऋषि मुनियों की धरती है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, कुछ आडंबरी बाबा, धोखेबाज बाबा जो पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। इस प्रकार के बाबाओं की एक रचना करता हूं, पढ़ता हूं, आपके समक्ष रखता हूं, आप सुनिएगा दोस्तों। और बाबाओं का भी अलग खेल है। बाबा तो अपनी बात बदल देते हैं, मनवा लेते हैं। वो एक के घर में बच्चा पैदा हुआ, नया नया ताजा बिल्कुल, बाबा गया उनके, बोले बाबा इसका भाग देख के बता, इसकी किस्मत कैसी है। बाबा कह रहा हो, इसकी हाथ की रेखा बता रही है, माथे का तेज बता रहा है, इतनी बहादुर है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला फिर महाराणा प्रताप बन जाएगा। तो कोई बाबा को नहीं, तालियां बजा दो जरा, दौड़ तालियां बजाते रहो, उससे क्या होता है, तालियों से कुछ नहीं, मुझे पता चलता रहेगा। आप सुन रहे हो, सुनिएगा साहब, मस्ती की बात है कि एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। एक मित्र ने पूछा, एक व्यंग पे ध्यान चाहूंगा आपका, एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। आज चाहे किसी के पास शोरूम है, चाहे किसी के पास ढाबा है, इन सबसे ज्यादा मौज में बाबा है। वो बोला यार लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये बड़ी बड़ी कठिनाई है। मित्र बोला लेकिन यार मैं तो शादीशुदा हूं, ये बड़ी कठिनाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बुला ले। दोस्त बोला यार, मित्र बोला ये बात नहीं है यार, कल 2 बाबे तो तिहाड़ जेल से छूटे हैं, 3 बाबे पब्लिक ने कल सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है, वहां तो सब प्रकार की सुविधाएं में आराम है, वहां तो तुझे एक से एक वीआईपी मिल जाएंगे। अरे 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे, 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंहजबानी रट ले। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंहजबानी रट ले। 2-3 संस्कृत के श्लोक, 2-3 संस्कृत के श्लोक और 3-4 आरती याद कर लियो। ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो यार मेरे को धर लियो। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है, वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। और कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं, कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं। एक आधे ऐसे भी आते जो पुरानी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मुझे तो याद है एक मंच पर एक बाबा से एक महिला ने ऐसी प्रीत जोड़ी, 15 मिनट बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेला बोला बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला यार पहले पैर तो छुड़वा। कृपा तो आजकल, व्यंग पे ध्यान चाहूंगा, कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है और मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पा और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए, तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। यार पब्लिक का मूर्ख ही तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि भगवान की कथाएं आजकल महलों में रचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बचती हैं?
आजकल भगवत कथाएं, कहीं झुग्गियों में भगवत कथाएं बसती हैं। ये कथाकार लोग भगवान को अमीरों के यहाँ खाना खिलाते हैं, भिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ अब कब खाते हैं। सुदामा के तंदुल भगवान कब खाते हैं, सुदामा के तंदुल और भिलनी के बेर। अरे ऐसा कौन सा माँ बाप होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई। लेकिन दोस्तों, आजकल कथाकार, आयोजक व भक्तों को केवल पैसा और मान सम्मान चाहिए। आजकल कथाकार, आयोजक और भक्तों को केवल पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये मस्ती की बात थी साहब, देश की एक कुरीति पे प्रहार किया था। और बाबाओं का भी अलग है भाई साहब, हरियाणा का बाबा भी अलग होता। हमारे हरियाणा में दादाजी को बाबा कहते हैं, हरियाणा में दादा जो होता है उसको बाबा कहते हैं। तो वो एक पादरी आ रहा था सामने से, एक हरियाणा का बाबा जा रहा था। तो पादरी से बाबा ने पूछ लिया, तू कौन? अब वो जो पादरी था वो थोड़ा रोब में आ गया, कह रहा मैं तेरा बाप, लोग मुझे फादर कहते हैं। अब हरियाणा बोला, मैं तेरे बाप का बाप, लोग मना बाबा कहे हैं। तो तालियां एक बार जोरदार बजाते रहा करो साहब। ये हरियाणा की मस्ती है, हरियाणा की मस्ती कहीं से भी निकल सकती है। एक से एक लोग पड़े। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ गया, ताऊ मिल गए, मेरे से बोला छोरे बलबीर का है। मैंने कहा नहीं ताऊ बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहां चैन? बोला बलबीर का है। मैं 3 बार मना कर दी, ताऊ मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ था हरियाणा का, बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू बलबीर का को नहीं लागता। और हरियाणा की बस्ती बिल्कुल अलग है भाई साहब। मेरे को याद है भाई साहब, ये लखनऊ है प्रदेश, हमारे दिल्ली में एक बस स्टैंड पे 3 लड़कियां खड़ी, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की और एक हरियाणा की। 3 लड़कियां खड़ी और एक मन चला आ रहा, उनको देखता हुआ। जैसे ही देखता हुआ था पत्थर पे पैर पड़ा और नीचे गिर गया। अब तीनों लड़कियों का भाव प्रकट सुनिएगा। लखनऊ की लड़की नाजुक दिल वाली, ओहो बेचारे को चोट तो नहीं लगी। दिल्ली वाली ऐंठ में थोड़ी, बदतमीज कहीं का। हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये हरियाणा की मस्ती है साहब। मेरा तो रिश्ता हुआ ना, मेरा रिश्ता हुआ भाई साहब, बड़ा कठिन काम था। तो कविताएं लिखता था हरियाणा में, अग्रवालों में काहे की कविता, वहां तो पहले काम धंधा करो, कविताएं काहे की। मेरे इतने रिश्ते आए, सारे रिजेक्ट। पूछते थे क्या करता, बोला कवि है। तो बोला यार कवि से कौन अपनी लड़की, बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब। सारे रिश्ते वापस हो गए, परेशान हो गए, पिताजी ये कविता क्यों लिखता है। अब उन्होंने एक बिचौलिए का आखिरी रिश्ता है, सुनिएगा। कवि की शादी, एक मस्ती की कविता सुनाता हूं, बिल्कुल हास्य व्यंग मौलिक कविता। कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी मेरा एक रिश्ता आया। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी, कविता का शीर्षक है कवि की शादी। हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलियों को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करा दिए। घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं, फटे पुराने नोट भी पूरे दामों पे चला देता हूं। पिताजी, बिचौलिए ने पूछा वैसे लड़का क्या कमा लेता है? बिचौलिए ने पूछा लड़का क्या कमा लेता है? पिताजी बोले यार किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। नहीं, मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कमबख्त कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले उसी में तो लुट गई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे भाई साहब, वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़के वालों की सारी शर्तें, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, किसी तरह लड़का पास करवा दो। अब बिचौलिए ने मेहनत करी, उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटरनेशनल तो सुने थे उनने, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है, गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता,
भाई साहब लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। अब बिचौली ने देखा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, रिश्ता टूट गया, दोबारा जोड़ेगा नहीं। उसने मेरे समर्थन में कुछ तर्क दिए। तर्क सुनना भाई, गर्ग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है, लड़के के पास अपार संपत्ति है, लड़के के पास अपार संपत्ति है। उसने सोचा कई प्लाट पड़े होंगे कनॉट प्लेस में, लड़के के पास अपार संपत्ति है। बोला क्या है? बोला एक एक कविता 10-10 लाख की है, बस यही संपत्ति है। और इस पंच पर आपका ध्यान और पूरा आशीर्वाद चाहूंगा। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, भाई साहब बहुत भाग्यवान है। दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था, बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा 28 रैगरपुरा वाले करोल बाग वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था, जो रिश्ते ही रिश्ते कर तो लो। वो कौन सा प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उसके ऊपर 2 कुर्सियां भी, वरमाला की बता रहा हूं कि शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, मंच पर माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। तभी याद आया फेरों पे छंद सुनाऊंगा, ये बड़ी आस थी। हमारे अग्रवालों में फेरों पे छंद सुनाया जाता है और नेग का लिफाफा मिलता है। तभी याद आया कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी आस थी। तभी अचानक किसी ने आकर मेरे हाथ में नेग का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया, बोला ये कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, हो सकता है लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि मेरी कविता किसी ने नहीं सुनी 4 महीने से। जैसे ही पहली रात, शादी की पहली ही रात, अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, भाई मेरी कविता किसी ने नहीं सुनी। शादी की पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने नई 25-30 कविताएं सुना दी। अपनी हास्य कविताओं पे मैंने उसे कई बार रोते देखा, अपनी हास्य कविताओं पर रोते देखा, और जब करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था दोनों में से कौन सा पागल है। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मनोज भाई मुझे नहीं पता चला कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है, और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।